सो हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय नेम इज़ आबिद सोलंकी और हम लोग जो है वो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कवर करने वाले हैं आप लोगों का। हॉर्टिकल्चर के अंदर में जो अपना एचडीओ में सिलेबस है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का, तो हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी शुरू करेंगे, है ना। क्या क्या अपने को पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर पे कवर करना है ये अपन लोग एक बार देखेंगे। उसके बाद सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपन लोग अपना पोस्ट हार्वेस्ट का क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना। वॉइस चेक हो गया है ऑलरेडी, वॉइस क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते और सीधा चेक करते हैं कि अपना पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो होता है वो होता क्या है ना। तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी हॉर्टिकल्चर में अपन जो पढ़ते हैं, तो इसके अंदर में अपना सिलेबस में जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, है ना। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के अंदर में उसमें मेंशन है फ्रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, है ना, और जो अदर स्पाइसेस और मेडिसिनल क्रॉप है वो भी इसके अंदर पे मेंशन है। तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या होता है ना। चलो तो वर्ड का ब्रेक डाउन कर लेते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट, है ना, कोई भी ऐसा प्रैक्टिस जो कि हम लोग आफ्टर हार्वेस्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, अपना पोस्ट हार्वेस्ट। मतलब कि कोई भी प्रैक्टिस जो अपन लोग आफ्टर हार्वेस्ट करते हैं। आफ्टर हार्वेस्ट का मतलब मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग जो कमर्शियल कल्टीवेशन करते हैं उसके अंदर में अपने को क्या करना रहता है, क्रॉप को मैनेज करना होता है। और क्रॉप को मैनेज सिर्फ कल्टीवेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक नहीं होता है, हार्वेस्टिंग के बाद भी होता है ना। तो वो क्या कहलाता है, आफ्टर हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं पोस्ट हार्वेस्ट। अब जो प्री हार्वेस्ट मैनेजमेंट होता है वो कहलाता है हमारा कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस या फिर कल्चरल प्रैक्टिसेस। लेकिन जो आफ्टर हार्वेस्ट मैनेजमेंट होता है वो होता है अपना पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। अब देखिए काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर में हम लोग सिर्फ प्रिजर्वेशन पढ़ते हैं या फिर जैम जेली पढ़ते हैं या फिर प्रिजर्वेटिव्स का यूज पढ़ते हैं। ये एक पोस्ट हार्वेस्ट का पार्ट है, लेकिन और सारी चीजें पोस्ट हार्वेस्ट के अपने अंदर में क्या क्या कवर करनी है अपने को। तो पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर पे अपने को सबसे पहले तो देखना है इसके टाइप्स क्या क्या है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, इसके और स्कोप क्या है, और स्कोप के बाद अपने को और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखना है। अलग अलग फ्रूट और वेजिटेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, कॉजेस क्या क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़ें अपने को देखना है। तो इस सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हुए अपन लोगों को सबसे पहले ये क्लियर हो चुका है कि पोस्ट हार्वेस्ट क्या होता है। पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो कि ओनली आफ्टर हार्वेस्ट हम लोग करते हैं वो कहलाता है अपना पोस्ट हार्वेस्ट, है ना। कोई भी प्रैक्टिस जो कि हम लोग हार्वेस्टिंग के बाद करते हैं वो कहलाता है अपना पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना इसका डेफिनेशन, है ना। इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं हम लोग, ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर भी बोल सकते हैं। हॉर्टिकल्चर इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। तो इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विथ ऑपरेशन, that deals with operation right from harvesting even after pre-harvest stages। pre-harvest stages आगे हम लोग हॉर्टिकल्चर में पढ़ेंगे। आपका सेकंड जो लाइन है मैच्योरिटी इंडाइसेस से रिलेटेड काफ़ी सारे अलग अलग पॉइंट होते हैं, मैच्योरिटी से लेके फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, हार्वेस्टेबल मैच्योरिटी, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्री हार्वेस्ट स्टेजेस हैं, टिल द कमोडिटी रीच टू कंज्यूमर इधर फ्रेश और ग्रेन। फ्रेश के फॉर्म में अपने को क्या मिलता है, हम लोग मार्केट में जब भी जाते हैं फ्रेश तो हम लोग क्या खरीदते हैं, फ्रूट्स। हम लोग सबसे पहला लाइन क्या पूछते हैं, भैया फ्रेश है कि नहीं। इसका मतलब फ्रेश का डेफिनेशन ही फ्रूट और वेजिटेबल से इनडायरेक्टली रिलेटेड है। उसके बाद आता है अपना प्रोसेस्ड। प्रोसेस्ड के अंदर पे आता है जूस, नेक्टर, केचप, और ये सब हमको मार्केट में नहीं मिलता। ये हमको कहाँ मिलता है, ये मिलता है हमको ग्रोसरी स्टोर्स में, है ना। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं अपने वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर पे अपना पोमेसी आता है, ये आगे अपन लोग पढ़ेंगे। एप्पल के फ्लेक्स होते हैं, ये सब जानना है। पील, सीड, स्किन एक्सेट्रा, ये जो आते हैं अपने ये। तो ओवरऑल डेफिनेशन से अपने को क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, लेकिन डेफिनेशन अपने को ध्यान रखना है। इट्स अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर विच डील्स विथ केयर एंड मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ हार्वेस्टेबल क्रॉप्स या कल्चरल क्रॉप्स, है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद आता है पोस्ट हार्वेस्ट का चेन। मे बी इट्स इमेज इज नॉट क्लियर, है ना, क्योंकि ये इमेज थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, तो ये इमेज क्लियर नहीं होगा। तो आगे अपन लोग इसको डिटेल में देख लेंगे। पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर पे सबसे पहले आता है अपना फील्ड क्रॉप,
जो कि फील्ड में लगा होता है। फिर फील्ड से हम लोग क्या करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग के बाद वो होलसेल मार्केट में जाता है, फिर सुपर मार्केट में जाता है और उसके बाद हम लोग उसको पैसे देके खरीद लेते हैं। तो ये जो होता है चेन अपन लोग आगे इसको पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो फ्रेश प्रोड्यूस होता है ना, वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है, धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है। काफ़ी सारे उसके अंदर में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं जिसके कारण वो धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगता है। तो सबसे पहले जो हमारा ये अलाइव एप्पल है, ये थोड़े दिन बाद क्या करता है, गैस रिलीज करता है। गैस रिलीज करने के बाद क्या होता है, सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने के बाद जब भी इसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस कंटिन्यूअसली होते रहता है, ये हीट प्रोड्यूस करता है। थोड़े दिन में इसमें मॉइस्चर लॉस होने लगता है और जैसे ही मॉइस्चर लॉस होता है ये बीमार पड़ने लगता है। इसका मतलब बैक्टीरिया फंगस का कंटामिनेशन स्टार्ट हो जाता है और एट द एंड अगर आप उस एप्पल को नहीं खाते हैं तो वो सड़ जाता है। ये अपना फ्रेश प्रोड्यूस का साइकिल होता है ना। अब इसमें स्कोप आता है, क्या क्या स्कोप है अपना पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में, है ना। अपने सिलेबस में ये लाइन मेंशन है तो याद रखेंगे, हॉर्टिकल्चर जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर के इकोनॉमी पे। एग्रीकल्चर का 30% कंट्रीब्यूशन, नॉट ओवर इंडियन जीडीपी, कंफ्यूज नहीं होना, इंडियन जीडीपी नहीं, ये अपना हॉर्टिकल्चर जीडीपी, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का जो जीडीपी है उसका 30% हमारा हॉर्टिकल्चर से जाता है। ओवरऑल इंडिया के जीडीपी से नहीं, सिर्फ हॉर्टिकल्चर का बात कर रहे हैं हम लोग, एग्रीकल्चर के जीडीपी से, है ना। 11.73% ऑफ एरेबल लैंड जो होता है एग्रीकल्चर का, ये कवर करता है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम लोग, है ना। हम लोग ये जो डाटा है काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आफ्टर चाइना, है ना। चाइना के पास एरिया ज्यादा है इसलिए वो प्रोडक्शन ज्यादा करता है, लेकिन हम लोग जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ना। अब सिस्टमैटिक न्यूट्रिशन का स्टडी कब हुआ, जब ब्रिटिश हमारे कंट्री में इन्वेट कर लिए थे, उसके बाद से न्यूट्रिशनल हेल्थ के बारे में काफ़ी ज़्यादा हम लोग पढ़ने लगे हैं। तो ये है, बाकी ये हिस्ट्री वाले पॉइंट्स उतने काम के नहीं है ना, लेकिन ये अपने को ध्यान रखना है। अब आगे क्या आता है, हम लोग जितना फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं उसका लेस देन 1% हम लोग प्रोसेस करते हैं। ये डाटा है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट, है ना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है इम्पॉर्टेंट कि जितने भी फ्रूट और वेजिटेबल्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसका लेस देन 1% हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। अब प्रिजर्व करते हैं का क्या ये मतलब है कि 99% हम लोग खा लेते हैं? बिल्कुल नहीं, 99% हम लोग नहीं खाते। कुछ परसेंट जो होता है वो डिके हो जाता है, कुछ परसेंट स्पॉइलेज में चला जाता है, कुछ परसेंट जो होता है वो फार्मर के फील्ड से ही मार्केट में नहीं जा पाता। तो ये काफ़ी सारे लॉसेस होते हैं जो आगे हम लोग देखने वाले हैं। इट्स पॉइंट को क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ लेस देन 1% जो होता है हम लोग प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट का, तो 0.5% फ्रूट्स का और 1.7% वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं। हम लोग लेंदी डाटा नहीं पढ़ेंगे, मोबाइल फ़ोन जितने बड़े बड़े डाटा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ वही डाटा पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और हमको एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस हैं। तो ये डाटा अपने को याद रखना है। 1.7% वेजिटेबल्स और 0.5% फ्रूट जो होता है वो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ये एक रेयर डाटा है, रेयर नहीं, ये कैलकुलेटेड डाटा है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ फिगर्स कोई नहीं बता सकता है, ये कैलकुलेटेड डाटा है जो काफ़ी सारे बुक्स में और रेफरेंसेस रिसर्च पेपर में अपने को मिलता है ना। उसके बाद आता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल ओवरऑल 20 to 40%। इस वर्ड को अपने को याद रखना है। डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कितने परसेंट होते हैं, मतलब कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कितना हो रहा है हमारे क्रॉप में। तो 20 to 40% ये फ्रूट और वेजिटेबल का ओवरऑल इंक्लूडेड है। अब 20 to 40% का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर एक फार्मर 1000 किलो, मतलब कि अगर वो 1 मेट्रिक टन टमाटर का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है, तो ऑलमोस्ट 200 to 400 kgs जो है उसके वो खराब हो जाने हैं, मतलब कि उसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होना है। इसका मतलब पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में 20 to 40% जो होता है वो हमको मिल ही नहीं पाता। या तो वो बैक्टीरिया खराब कर रहा है, या तो वो फंगस खराब कर रहा है, या फिर हमारे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कमजोर होने के कारण वो खत्म हो जा रहे हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अगला
पॉइंट लिखा है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैव डिकेड 10 से 15% जो होता है वो खुद से खराब हो जाते हैं। मिनिमाइजिंग दिस लॉस कैन इंक्रीज देयर सप्लाई विदाउट ब्रिंगिंग एडिशनल अंडर कल्टीवेशन। तो अब अपने को समझ आया कि इतने सारे प्रॉब्लम्स के कारण हम लोग क्या पढ़ते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। 20 to 40% मतलब अप्रॉक्स एक बहुत बड़ा नंबर है, एक पाँचवें हिस्से का एक हिस्सा हमारा लॉस हो जा रहा है, काफ़ी बड़ा नंबर है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ते हैं। अब फिर से कहूँगा, इसके अंदर पे सबसे इंपॉर्टेंट डाटा ये है 20 to 40%। सेकेंड नंबर पे इंपॉर्टेंट डाटा है अपना प्रोसेसिंग से लेके, ये एग्जाम में पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि इंडिया जो होता है वो लेस देन 1% प्रोड्यूस को प्रोसेस करता है और ओवरऑल कितना पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है हमको, तो 20 to 40% अपने को ओवरऑल पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब देखिए कंट्री, जैसा कि हम लोग ने इंडिया का पढ़ा, हम लोग यहाँ पे इंडिया का स्टेटस फिर से लिख देते हैं। इंडिया का जो स्टेटस है यहाँ पर 20%, वही चाइना में 40% है, और आगे अगर अपन देखें थाईलैंड में 30% है, ब्राज़ील में 70% है। ये डाटा अपने को नहीं पूछने वाला है, लेकिन एक कंपैरिजन बेस है कि बाकी सारे कंट्रीज़ क्या करते हैं और हम क्या करते हैं। बाकी सारे कंट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग को प्रमोट करते हैं, लेकिन इंडिया में मोस्टली टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होने के कारण, वेल रिसोर्स और कैपिटल नहीं होने के कारण हम लोग उसको उतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं अपने प्रोड्यूस को, है ना। अब देखिए प्रोसेस फॉर्म, अगर हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं तो कौन कौन से फॉर्म में वो प्रोसेस कर सकते हैं। मोस्टली जो हम लोग फ्रूट्स में बनाते हैं वो बनाते हैं जैम, है ना। फ्रूट में हम लोग बनाते हैं जूस, वेजिटेबल्स में हम लोग पिकल बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, और फ्रूट कंसनट्रेट्स आगे हम लोग पढ़ेंगे। फ्रूट कंसनट्रेट जो होते हैं वो शुगर कोटेड फॉर्म होते हैं फ्रूट में, तो ये भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, है ना। अब देखिए इंपॉर्टेंस देखते हैं। इंपॉर्टेंस हम लोग जो कर रहे हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का, ये आपके सिलेबस में है, ये आपको रिटन एग्जाम में इंपॉर्टेंट हेल्प कर सकता है, साथ ही साथ अपने ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी अपने को हेल्प करेगा। सबसे पहला है रिडक्शन इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। हम लोगों के लिए सबसे बड़ा स्कोप यही है कि हमारा जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है उसके अंदर पे हमारा रिडक्शन हो जा रहा है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में रिडक्शन होना है, इसीलिए हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं। दूसरा रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब तुम लोग सोचोगे कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम हो सकता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कब कम होगा, जब हम उसको मोर क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 हेक्टेयर में टमाटो लगाते हैं तो जितना आपको प्रोडक्शन लगेगा, इकोनॉमिक्स के टर्म में इसको हम लोग इनपुट आउटपुट रिलेशन में पढ़ते हैं कि जितना हम लोग इनपुट बढ़ाते हैं हमारा आउटपुट भी उसी थीम के साथ में बढ़ते जाता है। इकोनॉमिक्स में हम ये चीज पढ़ते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी वैसे ही रिड्यूस होता है। रिड्यूसिंग माल न्यूट्रिशन, इकोनॉमिक लॉस रिडक्शन, हमारा जो इकोनॉमिक लॉस है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं ऑफ सीजन के लिए। फॉर एग्जांपल टमाटर जो होता है वो विंटर सीजन के अंदर में रेनी सीजन के अंदर में 100 रुपये किलो हो जाता है, 150 रुपये किलो टमाटर हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग ने उसको प्रोसेस करके रखा है ऑलरेडी, तो टमाटर जो होता है हम ऑफ सीजन में भी उसका यूज कर सकते हैं। पेरिशेबल कमोडिटीज लाइक बनाना, टमाटो थ्रू द ईयर ऑलमोस्ट प्लेस ऑफ द कंट्री, है ना। हम लोग हर सारे प्लेस में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए महाराष्ट्र रीजन में, आंध्र प्रदेश रीजन में टमाटर का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। छत्तीसगढ़ रीजन में टमाटर का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। अब कुछ सदर्न स्टेट हैं जैसे कि केरला हो गया, वहाँ पर टमाटर का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं उसका, है ना। हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, हम अपने यहाँ के प्रोडक्शन का यूटिलाइज करके अगर दूसरे स्टेट में सप्लाई करें तो ये एक सप्लाई चेन हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है ना। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या होगा, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं, जो अच्छे अच्छे पोस्ट हार्वेस्टेड टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो हमारे लेबर हैं, मशीन है, हम लोग उसका यूज़ करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं। अगर मैं मार्केट में सिर्फ टमाटर हार्वेस्ट करके बेचने जाता हूँ तो कितने 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, एक मेरे को एम्प्लॉयमेंट मिला, एक जो गाड़ी वाले भैया हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिला, क्योंकि वो मेरा प्रोड्यूस जो है वो कहाँ तक ले जा रहे हैं, अपने सेलिंग करने के लिए मंडी ले जा
जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं टमाटर का टमाटो सॉस बनाता हूँ तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? जो टमाटो सॉस बनाने के लिए लेबर्स आ रहे हैं उनको, मशीन चलाने वाले को, पैकेजिंग करने वाले को, रिटेल वाले को, ट्रांसपोर्ट करने वाले को, कंज्यूमर को। तो ओवरऑल ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और ये अपने को सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये 6 नंबर पे लिखा है लेकिन ये स्कोप जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने को पूछता है कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है आफ्टर इकोनॉमिकल जनरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। हम लोग क्या कर सकते हैं? इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, लोगों को काम दे सकते हैं। अगला क्या लिखा है अपना? एक्सपोर्ट अर्निंग। हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? अगर मेरे को टमाटर बहुत ज़्यादा यील्ड हुआ है तो क्या मैं टमाटर को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ क्या? हाँ, कर सकता हूँ टमाटर को फ्रेश एक्सपोर्ट, लेकिन वो 1 वीक 2 वीक के बाद उसका जो पेरिशेबल लाइफ है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन मैं टमाटर का सॉस बना के उसको साल भर एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बहुत ज़्यादा गुआवा का प्रोडक्शन करता हूँ, तो मैं गुआवा का प्रोडक्शन करता हूँ लेकिन मैं गुआवा को कब तक एक्सपोर्ट कर सकता हूँ? जब तक उसका सेल्फ लाइफ है 15 दिन, मैक्स टू मैक्स 20 दिन। लेकिन अगर मैं उसका जेली बना ले, अगर मैं उसका जेली बनाता हूँ तो मैं राउंड द ईयर उसका सप्लाई कर सकता हूँ। और आप लोग खुद लॉजिक लगा सकते हैं कि गुआवा का मार्केट में ज़्यादा प्राइस मिलेगा या फिर गुआवा से बना हुआ जेली का, है ना? तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। इससे हम एक्सपोर्ट अर्निंग कर सकते हैं। डिफेंस एंड एस्ट्रोनॉट, ये नॉट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन अपने को ये भी ध्यान रखना है जो डिफेंस में हमारे जो मेंबर्स हैं, एस्ट्रोनॉट में जो हमारे मेंबर्स हैं, हमारे देश के लोग हैं, वो लोग फ्रेश कमोडिटीज़ का कंजम्पशन नहीं करते हैं, वो लोग प्रोसेस प्रोडक्ट में जिंदा रहते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे बीएसएफ के, आर्मी के लोग हैं, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो लोग फ्रेश कमोडिटी नहीं खाते हैं कि वो लोग चावल कुक करेंगे, वो लोग वेजिटेबल कुक करेंगे। वो लोग टोटली 100% डिपेंड होते हैं प्रोसेस्ड प्रोडक्ट के अंदर पे। तो वो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट उन लोगों को अवेलेबिलिटी कराने का जिम्मेदारी किनका है? हमारा। तो ये डिफेंस और एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी हो जाता है। अब ये जो होता है इन्फेंट और स्प्राउट प्रिपरेशन के लिए भी, जो ड्रिंक्स होते हैं, है ना, स्पेसिफिक न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए जो हमारे बॉडी में होते हैं, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ओवरऑल होता है स्कोप। अब अपन समझ चुके हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या होता है और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के स्कोप क्या क्या है। तो ये अपने लिए इम्पॉर्टेंट था। अब उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि नेचर ऑफ कॉजेस के मतलब कि किन किन कॉजेस के कारण अपने पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होते हैं, मतलब कि कौन कौन से रीज़न है जिसके कारण पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होते हैं। तो सबसे पहला है एक्सटेंड ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। स्वामीनाथन कमेटी 1980 रिपोर्टेड द पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग अकाउंट 20 to 30% लॉस। ये जो है काफ़ी कंट्रोवर्शियल नंबर है, 20 to 40 भी आ सकता है कभी कभी, तो अपने को दोनों याद रखना है, 20 to 40 भी याद रखना है, 20 to 30 भी याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अकॉर्डिंग टू चड्डा इंडिया लॉस 35 to 45 ऑफ द हार्वेस्ट प्रोड्यूस, है ना। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आता है अपना इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं? एक साथ नहीं होते हैं, अलग अलग जगह से होते हैं। फार्मर के फील्ड से अलग होते हैं, रिटेल मार्केट से अलग होते हैं, कंज्यूमर मार्केट से अलग होते हैं, और हमारे पर्सनल घर में भी होते हैं। हम लोग टमाटर काट के लाते हैं तो छोटा सा पीस जो होता है वो हम लोग फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो अपना पेडंकल पोर्शन होता है उसको हम लोग हटा देते हैं। अगर हम लोग प्याज काट रहे हैं तो जो छोटा सा रोटिंग वाला पोर्शन है उसको फेंक देते हैं। क्या हम लोग 100% यूटिलाइज करते हैं? क्या नहीं, हम लोग भी 80% यूटिलाइज करते हैं। तो देखिए फार्मर फील्ड के अंदर पे कितना लॉस होता है? 15 to 20%। पैकेजिंग के अंदर भी कितना होता है? सेम 15 to 20%। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कितना होता है? 30 to 40%। और मार्केटिंग के अंदर में होता है 30 to 40%, है ना। अब देखिए इसमें अपने को ये लॉजिक नहीं लगाना है कि 30 to 40% को मैं प्लस कर दूं तो 30 और 30 60 हो गया और 15 और 15 40 हो गया, तो सर ये तो 100% लॉस हो गया। इसका मतलब फार्मर 100 किलो प्रोड्यूस कर रहा है तो कंज्यूमर को 1 किलो मिल रहा है। ये नहीं, ये जो होता है ये एवरेज निकाला गया है, और इन सब का एवरेज मीन अपने को कितना ध्यान रखना है, ओवरऑल अपना कितना लॉस होता है? 30 to 40% लॉस होता है ओवरऑल। इसको अपन 20 कर सकते हैं।
20 to 40% जो होता है वो अपना ओवरऑल लॉस होता है। अगर ज़्यादा डिटेल में एग्जामिनर जाता है तो वो पूछ सकता है कि फार्मर के फील्ड में कितना लॉस होता है, तो 15 to 20, पैकेजिंग में कितना लॉस होता है तो भी 15 to 20, ट्रांसपोर्टेशन में कितना लॉस होता है तो 30 to 40, और मार्केटिंग में कितना होता है तो भी 30 to 40। ये जो होता है वो एग्जैक्ट नंबर्स हैं। अब एग्जैक्ट नंबर्स का हम ओवरऑल प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जब एवरेज निकालते हैं तो ओवरऑल मतलब के फार्मर के फील्ड से लेके आपके घर तक में कितना पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है तो 20 to 40%, ओवरऑल 20 to 40% ये जो होता है ये अपना पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है। ठीक है, अब देखिए लॉस इन फार्मर फील्ड, फार्मर के फील्ड में फार्मर खुद से लॉस तो करेगा नहीं, जो इकोनॉमिकल ट्रेजिडीज होते हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गया, जैसे कि अपन पढ़ते हैं अपने जो स्टेट्स हैं आसपास में, जैसे आसाम हो गया, मेघालय हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये जो हिली एरियाज हैं इनमें रन ऑफ होता है, मतलब कि जब हैवी रेनफॉल होता है तो लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम दिखता है, तो इससे क्या होता है काफ़ी सारे एग्रीकल्चर लैंड डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये भी एक लॉस का रीज़न है ना। हालांकि इसमें हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये अपना नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन ये भी अपना पोस्ट हार्वेस्ट लॉस करता है। उसके बाद दूसरा अपना पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट के टाइम पे होता है। ट्रांसपोर्ट के टाइम में अपना पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है, 100% अपन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ पोर्शन जो होता है वो हमारा फील्ड पे ही रह जाता है, कुछ पोर्शन जो होता है हमारा ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल पे ही रह जाता है, तो वो होता है। मार्केट में भी सेम लॉस होता है, मार्केट में जो प्रोडक्ट होते हैं जिनमें स्पॉइलेज होना स्टार्ट हो जाता है, तो मार्केट में भी ये सेम चीज़ होता है, तो ये दोनों सेम चीज़ हो गया। उसके बाद ये अपना ट्रांसपोर्टेशन लॉस हो गया, है ना। ट्रांसपोर्टेशन प्रैक्टिसेस के अंदर में लॉस जो होता है 15 to 20 अपन कवर कर चुके हैं। अब ये कुछ एग्जैक्ट डाटा है जो एस्टिमेटेड लॉस होता है, जो अपने को याद रखने हैं, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली अपने को पूछे जा सकते हैं। एग्जैक्ट जो लॉस होता है ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सबसे ज़्यादा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस किस में होता है। पपाया के अंदर पे होता है सबसे ज़्यादा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, कितना होता है 40 to 100%, है ना। ये डिजिट आपको हो सकता है कंफ्यूज करें कि 100% किसी में लॉस कैसे हो सकता है। 100% लॉस का मतलब जीरो प्रोडक्शन, तो बिल्कुल सही 0% प्रोडक्शन भी हो सकता है अगर हमने वेल मैनेजमेंट नहीं किया कल्टीवेशन में, ओनली इन पपाया केस, है ना। तो अगर हम लोग पपाया में वेल मैनेज नहीं करते हैं तो अपने को 40 to 100% का लॉस इसमें देखने को मिल सकता है। ये होता है अपना एस्टिमेटेड लॉस। इसको मार्क करना है अपने को IMP, और ये नंबर अपने को याद होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला डाटा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे और क्रॉप्स के लिखे हुए हैं, जैसे कि सिट्रस के अंदर पे भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है, 20 to 95% होता है। एवोकाडो का 43% होता है। ग्रेप्स का भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ग्रेप्स में 27% तक का लॉस होता है, और बनाना में 20 to 28% होता है, और एप्पल के अंदर पे 14% लॉस होता है। अगर अपने को पूछे सबसे कम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस किस में होता है, तो सबसे कम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होता है वो ऐसा कि स्लाइड में मेंशन है, एप्पल के अंदर पे सबसे कम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है, और सबसे ज़्यादा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस किस में होता है अगर अपने को पूछता है तो पपाया 40 to 100% पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है पपाया के अंदर में। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें काफ़ी सारे डिसीज़ लगते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण इसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। पपाया में 40 to 100% और एप्पल के अंदर पे 14% तक लॉस होता है। सेम अगर ये केस अपन लोग वेजिटेबल में स्टडी करें तो वेजिटेबल के अंदर पे एस्टिमेटेड लॉस जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होता है, इसमें अगर आप नंबर्स याद नहीं रख भी पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को बस एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो टमाटो में होता है, अप्रॉक्स 40 to 50% अपन इसको मान सकते हैं, 47 to 53%। फिर आता है अपना पोटैटो के अंदर पे, पोटैटो में भी लॉस होता है 30 to 40%। फिर आता है ऑनियन, फिर कैबेज और कॉलीफ्लावर, और सबसे लेस जो होता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस वो अपने रूट क्रॉप्स में होता है। ये डायरेक्टली एग्जाम में अपने को पूछ सकता है कि सबसे कम जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है वो किस में होता है, तो वो होता है अपने रूट क्रॉप्स में। लेकिन एक चीज़ और याद रखना है, रूट क्रॉप्स के अंदर पे अनियन भी आता है, लेकिन अनियन में पोस्ट हार्वेस्ट लॉस ज़्यादा होता है। ये अपन याद कर सकते हैं कि जो गार्लिक है, कैरेट है, रेडिश है, इनके अंदर पे पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम होता है, लेकिन जो रूट क्रॉप्स के अंदर में हम अनियन पढ़ते हैं, अनियन के अंदर में पोस्ट हार्वेस्ट लॉस ज़्यादा होता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है।
चिली, गार्लिक, रेडिश नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये माइनर क्रॉप्स में आ जाते हैं, और रूट क्रॉप्स हैं, है ना। अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि रूट क्रॉप्स के अंदर में पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम होता है, और जो फ्लैशी क्रॉप्स है जिसके अंदर में मॉइस्चर परसेंटेज ज़्यादा है उनके अंदर पे पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होता है वो अपना मोर होता है एज कंपेयर टू बिलो मेंशन क्रॉप्स, है ना। तो ये अपने एग्जैक्ट डाटा थे जो अपने को ध्यान रखने थे। उसके बाद कॉजेस, कौन कौन से कॉजेस होते हैं, इसमें वेरियस कॉजेस इन्वॉल्व हैं। एबायोटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, सम टाइम बायोटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और सम टाइप अपने मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी इसके अंदर में इन्वॉल्व होते हैं जो कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो कॉज करता है वो होता है मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक फैक्टर जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अब मेटाबॉलिक फैक्टर के अंदर में जो फ्रेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस होते हैं इनमें नेचुरली रेस्पिरेशन होता है। अब रेस्पिरेशन से क्या होता है, फूड मटेरियल जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है। फूड मटेरियल ब्रेक डाउन होने का क्या मतलब है, जो स्टार्च कंजर्व है फ्रूट के बॉडी में वो चेंज होने जाएगा कंटिन्यूअसली ग्लूकोज फॉर्म में, क्योंकि फ्रूट हार्वेस्ट होने के बाद मर तो जाएगा नहीं, वो सर्वाइव करने के लिए क्या करेगा, एनर्जी का ब्रेक डाउन करेगा कंटिन्यूअसली। रेस्पिरेशन होने से क्या होगा, जो स्टार्च एक्यूमुलेट है प्लांट में वो ग्लूकोज में चेंज होते जाएगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे, दो टाइप के कैटेगरीज में हम लोग प्रोड्यूस को डिवाइड कर सकते हैं, एक क्लाइमेट्रिक कैटेगरी और दूसरा नॉन क्लाइमेट्रिक कैटेगरी। क्लाइमेट्रिक ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जिनमें रेस्पिरेशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ग्रेजुअल डिक्रीज, है ना। लेकिन जो नॉन क्लाइमेट्रिक कैटेगरी होते हैं उनमें रेस्पिरेशन बैलेंस होता है। तो जो क्लाइमेट्रिक कैटेगरी के फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं उनमें जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है वो ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स, है ना। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं टोमेटो में बहुत ज़्यादा लॉस होता है, वेजिटेबल में हम लोग पढ़ते फ्रूट में हम लोग पढ़ते हैं पपाया में बहुत ज़्यादा लॉस होता है, लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा रूट क्रॉप्स वेजिटेबल में बहुत कम लॉस हो रहा है ना। सिट्रस के अंदर में, एप्पल के अंदर में बहुत कम लॉस हो रहा है। तो इसका ये सिंपल सा रीज़न है, क्यों, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के कारण रेस्पिरेशन होने से, और रेस्पिरेशन होने से शुगर का कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होने लगता है, और एक टाइम के बाद ग्रोथ में सेनेसेंस फेस आने लगता है और स्पॉइलेज स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है अपना मेटाबॉलिक। सेकंड अपना कॉज है जो कि है मैकेनिकल। अब मैकेनिकल का मतलब क्या है, इसके अंदर कोई मशीन फिट हुआ है क्या, नहीं। हम लोग जब हैंडलिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं से फ्रूट रप्चर हो जाता है या फिर कोई मैकेनिकल इंजरी हो जाता है। मैकेनिकल इंजरी इन द सेंस हो सकता है हार्वेस्टर से उसको चोट लग गया हो, या थ्रेशर से लग गया हो, या फिर हमारा जो हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट है उससे। अब उससे क्या होता है, नेचुरल ओपनिंग्स अलग होते हैं और आर्टिफिशियल ओपनिंग्स अलग होते हैं। नेचुरल ओपनिंग्स के अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो आर्टिफिशियल ओपनिंग्स है, ये मेरा फ्रूट है, ये आर्टिफिशियली यहाँ पे से फट गया फिजिकली फोर्स लगाने से, तो उससे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करेंगे, फंगस और बैक्टीरिया के स्पोर्स उसके अंदर जाएंगे और वो लोग क्या करेंगे, प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो ये होता है अपना मैकेनिकल लॉसेस। पुअर हैंडलिंग के कारण, अनसूटेबल कंटेनर्स, इम्प्रॉपर पैकेजिंग, ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनप्रॉपर पैकेजिंग, पुअर हैंडलिंग्स के कारण कौन सा लॉस होता है। ये पिछले बार आपके क्वेश्चन में शायद रिपीट भी हुआ है कि पुअर हैंडलिंग के कारण कौन सा लॉस होता है। पुअर हैंडलिंग के कारण जो हमारा लॉस होता है वो मैकेनिकल लॉस होता है। क्यों? क्योंकि इम्प्रॉपर अगर अपन लोग मैनेजमेंट करेंगे तो उससे आर्टिफिशियल ओपनिंग्स बन जाएंगे अपने फ्रूट बॉडी में, जिससे अपने फंगस और बैक्टीरिया के स्पोर्स बॉडी में एंटर कर सकते हैं। अब आता है डेवलपमेंटल्स, है ना। डेवलपमेंटल्स के अंदर पे क्या होता है, फ्रूट और वेजिटेबल्स में डोरमेंसी पीरियड होता है। डोरमेंसी पीरियड जो होता है वो उनके डेवलपमेंटल का एक फेज होता है। अगर उस फेज के अंदर में उनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो आउट ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये फिनोमिना हम लोग फिजियोलॉजिकली पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्राउटिंग। ये स्प्राउटिंग क्या होता है, जब टेम्परेचर लेस देन 15 डिग्री चला जाता है, 15 डिग्री के टेम्परेचर जो होता है वो बिलो चला जाता है तो स्प्राउटिंग हो जाता है। यही रीज़न है कि हम लोग अनियन और पोटैटो को फ्रीज में नहीं रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अनियन और पोटैटो को नीचे ठंडे जगह में रखते हैं, वेंटिलेटेड जगह में, लेकिन हम लोग उसको फ्रिज में नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसमें टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसका डोरमेंसी ब्रेक हो जाता है, और डोरमेंसी ब्रेक होने से क्या होता है, उसमें आउट ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। दीज इंक्लूड द स्प्राउटिंग, रूटिंग, सीड जर्मिनेशन विच लीड्स टू डिटीरियोरेट द क्वालिटी एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। जैसे ही इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, ये फ्रूट के अंदर में जो स्टार्च है वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, और ऐसे स्प्राउटिंग वाले आलू का ना तो हमको मार्केट में कोई वैल्यू मिलेगा, ना ही ये अपने लिए इकोनॉमिकली अच्छा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं, और इसका सिंपल सा रीज़न है, इसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है
वो स्टार्ट हो चुका है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हॉट टेम्परेचर में स्टोर करके रखते हैं ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अनियन और पोटैटो के केस में। फिर आता है पैरासिटिक डिसीज़, है ना। कुछ पैरासिटिक डिसीज़ जो अभी हम लोग पढ़े, मैकेनिकल डैमेज, मैकेनिकल के अंदर में प्राइमरी कॉज हो जाता है, प्राइमरी इन्फेक्शन हो जाता है फंगस का, वही फंगस जो होते हैं वो सेकेंडरी इन्फेक्शन करते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन क्या हुआ, उसके बॉडी में वो एंटर कर दिए किसी ना किसी नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल ओपनिंग से। उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है, जैसे कि ये अपना डिसीज एक मेंशन है, ब्लैक रॉट ऑफ पपाया। ब्लैक रॉट ऑफ पपाया, आगे हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में सारे डिसीजेस को देखने वाले हैं और उनके कॉजेस को देखने वाले हैं। तो ये ब्लैक रॉट जो होता है, ये पपाया में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। फिर ये एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज भी पपाया के अंदर में, हालांकि ये कल्टीवेशन के टाइम में भी ये डिसीज कॉज करता है, लेकिन पोस्ट हार्वेस्ट के टाइम में ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। उसके बाद आता है कॉटनी रॉट ऑफ लेमन। ये क्या होता है, कॉटनी रॉट हो जाता है, एक स्पंजी राइट कॉटन के ऊपर में एक फ्लैश फैला हुआ दिखता है, ये हो जाता है। उसके बाद राइजोफस रॉट, राइजोफस रॉट जो होता है ये म्यूकर से होता है बनाना के अंदर में, तो ये भी रॉट हो जाते हैं। ये सारे सेकेंडरी इन्फेक्शन है जो किसी ना किसी प्राइमरी फैक्टर के आउट ग्रोथ होते हैं। उसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल डिटेरियोरेशन। अगर किसी मिनरल या न्यूट्रिएंट का कमी है प्लांट के अंदर में, किसी मिनरल और न्यूट्रिएंट के डिफिशियंसी से भी उसके अंदर में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अपने को दिखने को मिल सकते हैं, है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर और मिनरल न्यूट्रिएंट का भी वेल मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। फिर लैक ऑफ मार्केट डिमांड, ये सबसे नॉर्मल कॉज और लास्ट कॉज है, मार्केट डिमांड। अगर अपना प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस ज़्यादा है एज कंपेयर टू मार्केट डिमांड, तो हमको उसको स्टोर करके रखना पड़ता है और ज़्यादा दिन स्टोर करने से सेल्फ लाइफ इंक्रीज अगर हम नहीं कर पाएँ तो उसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो जाते हैं। तो ये एक भी रीज़न है इंपॉर्टेंट जो कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के लिए है। प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कैन बी सोल्ड आउट ऑफ टाइम, है ना। तो ये इमेजेस में भी हम क्लियर देख सकते हैं कि ये जो लॉसेस हैं। बिटर पिट ऑफ एप्पल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैल्शियम के डिफिशियंसी से अपने को बिटर पिट ऑफ एप्पल मिलता है। अगर हम लोग कैल्शियम का सप्लाई प्लांट में एडिक्वेट नहीं कर पाते हैं तो उसमें बिटर पिट या फिर कॉर्की टिश्यू जाम ना फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। लेकिन ये हमारे पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर पे आता है क्योंकि इससे एट द एंड हमको इकोनॉमिकल लॉस हो जाता है ना। चिलिंग इंजरीज भी हो जाते हैं टेम्परेचर के कम हो जाने से, तो ये अपने को ध्यान रखना है। बोरॉन के डिफिशियंसी से हॉलो हॉट हो जाता है कॉलीफ्लावर में, है ना। कॉलीफ्लावर जो होता है उसके अंदर पे जो हॉलो हॉट हो जाता है ये भी अपना बोरॉन के डिफिशियंसी से हो जाता है, ये भी अपन ध्यान रखेंगे। आगे अपन लोग इन सबको पढ़ने वाले हैं। और कैल्शियम के डिफिशियंसी से टोमेटो के अंदर पे ये जो बॉटम रॉट हो जाता है ना, जिसको हम लोग ब्लॉसम एंड रॉट बोल देते हैं। ये डिसीज़ आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉसम एंड रॉट। ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ मिलता है BER, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉसम एंड रॉट। ब्लॉसम एंड रॉट ये क्या होता है, कैल्शियम के डिफिशियंसी से होता है। तो ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में हम लोगों को कवर करना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो हम लोग ओवरऑल पढ़े 20 to 40%, इसके अंदर में सारे इंक्लूड है। मैकेनिकल लॉसेस, फिजियोलॉजिकल लॉसेस, न्यूट्रिशनल लॉसेस, टेम्परेचर लॉसेस, बायोटिकल लॉसेस, एबायोटिकल लॉसेस, और हमसे भी जो लॉस हो जाता है वो सारे इसके अंदर पे इंक्लूड है। तो ये जो ब्लॉसम एंड रॉट है ये भी कैल्शियम के डिफिशियंसी से होता है और ब्लॉसम रीजन में होता है प्लांट के, तो ये अपने को ध्यान रखना है। बोरॉन डिफिशियंसी से ये हॉलो हॉट हो जा रहा है कॉलीफ्लावर में, तो ये अपना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही था इंपॉर्टेंट पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर पे, है ना। कंजम्पशन के अंदर पे मिसलेनियस क्या है, लैक ऑफ क्लियर कंसेप्ट। हमारे पास प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, प्रॉपर चैनल नहीं है जिससे हम उसको कंजर्व कर पाएँ, या फिर एक रूट नहीं है ना। लेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ इस इंपॉर्टेंट, inadequate technical support, unorganized marketing and inadequate market facilities, है ना। इसके कारण अपने को पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं। तो ये जो पहला कंसेप्ट था हमारे सिलेबस का कि व्हाट इज़ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ये हमने कवर कर लिया है। हमने इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा है कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या होता है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है, और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी अपने लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ना। तो ये अपना होता है आज का लेक्चर ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर से अपन लोग जो होता है वो मैच्योरिटी इंडाइसेस पढ़ेंगे। मैच्योरिटी इंडाइसेस क्या होते हैं, कैसे हम जज
जज करते हैं कौन से कमर्शियल मैच्योरिटी होते हैं, कौन से फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी होते हैं, हार्वेस्ट मैच्योरिटी क्या होता है, हॉर्टिकल्चरल हार्वेस्ट मैच्योरिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। कमर्शियल फ्रूट से लेके कमर्शियल वेजिटेबल से लेके हम लोग कैसे हार्वेस्ट करते हैं, कैसा फ्रूट का फिजियोलॉजी होता है, वेजिटेबल्स का, फ्रूट इन द सेंस नॉट ओनली फ्रूट, हर वो इकोनॉमिकल ओवेरी जो हम लोग खा सकते हैं वो कहलाता है फ्रूट। फ्रूट इन द सेंस फ्रूट का भी बात कर रहे हैं हम लोग, प्लस वेजिटेबल का भी बात कर रहे हैं, क्योंकि वेजिटेबल और फ्रूट का डेफिनेशन क्या होता है, मैच्योर राइपेंड ओवेरी, कोई भी मैच्योर और पका हुआ ओवेरी को हम लोग फ्रूट कह सकते हैं। तो फ्रूट के केस में मैं यहाँ पर मैंगो भी रिफर करके चल सकता हूँ, मैं यहाँ पर टोमेटो भी रिफर करके चल सकता हूँ। टोमेटो क्या है, टोमेटो भी तो एक मैच्योर राइपन बेरी है ना, तो टोमेटो को भी हम लोग रिफर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ग्रोथ के स्टेजेस, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, और फिर आगे अपना कंटिन्यूसली फेज जो आते हैं, डिक्लाइन फेज, उसको पढ़ेंगे, कैसे कैसे फ्रूट मैच्योरिटी होते हैं, कौन कौन से कमर्शियल इंडाइसेस हैं और अपने एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, वो अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना, पोस्ट हार्वेस्ट से टेक्नोलॉजी से इम्पोर्टेंट के लिए ये अपना काफ़ी है। तो इसको आप लोग एक बार रिकॉल करके आएंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।